दो मॉडल पेपर हम पहले कर चुके हैं। उसमें जो सेक्शन डी है, खंड द, वो अभी मैं इसके बाद कराऊंगा कुछ बड़े प्रश्नों को। चारों मॉडल पेपर बोर्ड के पैटर्न के अनुसार बने हुए हैं। कौन से चैप्टर से MCQ आएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्ट टाइप। कौन से चैप्टर से रिक्त स्थान आएगी? कौन से चैप्टर से अति लघु उत्तरात्मक आएंगे, वेरी शॉर्ट टाइप? कौन से चैप्टर से लघु उत्तरात्मक आएंगे और कौन से दीर्घ आएंगे? पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, उत्तर कैसे लिखने हैं, वो सारी बातें मैंने पहले समझा दी है। हम सीधा मॉडल पेपर नंबर 3 पर जा रहे हैं और मॉडल पेपर नंबर 3 का पहला प्रश्न जो दिया गया है, कई बार बोर्ड ने इस प्रश्न को पूछा है। हो सकता है सेम पूछे या हो सकता है इस टाइप का पूछे। ऑक्सीकरण अपचयन की एक अभिक्रिया परीक्षा में आनी है। CuO plus H2 gives Cu plus H2O। इस अभिक्रिया में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। इस अभिक्रिया में आपको ये ध्यान पड़ना चाहिए कि दो अभिक्रियाएं हो रही है। एक तो CuO से Cu बन रहा है, तो इससे ऑक्सीजन निकल रही है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। और अपचयन या उपचयन जो होगा वो इनका होगा। तो ये कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और यहां लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा, मतलब ये पॉइंट सही है। दूसरा ये है अपचयन। हाइड्रोजन से H2O बन रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो हाइड्रोजन उपचयित हो रही है, मतलब ये भी सही है। ये दो पॉइंट सही है, ऊपर वाले दोनों गलत है। कॉपर तो कॉपर इस साइड, इसका तो कुछ नहीं होगा। जल भी इस साइड, इसका भी कुछ नहीं होगा। तो उत्तर हो जाएगा द। तीसरा और चौथा पॉइंट सही है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र, दोनों ही चैप्टर 1 से है। बुझा हुआ चूना है, मतलब चूने में जल मिलाओ और सूत्र हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये उत्तर इसका सही है। लेकिन ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये संगमरमर के सूत्र को भी ऐसे ही लिखते हैं। चूने के पत्थर का भी सूत्र यही है। बोर्ड ने यह भी पूछा है कई बार। CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ चूना। जब आप इसमें पानी डालते हैं तो ये बनता है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना है CaO। और CO2 तो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा प्रश्न कह रहा है ओलंपिक खेलों में प्रदान किए जाने वाले कांस्य पदक, कांसा बोल रहा है। कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तो मैंने याद करवाया था, का यानी कॉपर, सा यानी Sn। कॉपर और स्टेनस यानी टिन, Cu प्लस Sn, और ये Cu प्लस Sn सही है। ये Zn है तो ये गलत है, ये सही है। ये Cu प्लस Sn ये सही है। अच्छा, Cu प्लस Zn क्या है? Cu प्लस Zn क्या है? इसका उत्तर ये सही हो गया, Cu प्लस Sn। पीतल जो है, ऐसे पीतल तो यहां लिखता है
कॉपर प्लस जिंक होता है, मतलब पी यानी पीतल, तांबा और जिंक, पिताजी। कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपको आना चाहिए कॉपर से अधिक क्रियाशील में, कि आपको सक्रियता श्रेणी आनी चाहिए। सक्रियता श्रेणी आपको ध्यान होनी चाहिए तीसरे चैप्टर की, इंपॉर्टेंट भी है, जो इस प्रकार से है। काना का मेल जिया ले आई काम, ऊपर से नीचे आते हैं, क्रियाशीलता घटती है। कॉपर ये है, देखो नीचे है वो कम क्रियाशील है कॉपर से, और ऊपर है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। जो जो नीचे आते हैं क्रियाशीलता घट रही है। चांदी, सोना, Hg ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। एक और इसके नीचे लिख सकते हैं हम Pt, प्लेटिनम। तो यहाँ सोना, जिंक, सिल्वर, मरकरी, चारों में से उत्तर सही हो जाएगा। ये जिंक ज्यादा क्रियाशील है, जिंक उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मीथेन CH4। CH4 मेथेन आप जानते हैं, मेथेन जो है वो C4 हाइड्रोजन इसके जुड़े हुए हैं सिंगल बंध के साथ, 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। तो इसमें मीथेन के अंदर सहसंयोजी बंध हो जाएंगे 4 सही हो जाएंगे। इससे आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 5 हो गए। आराम से सारे ऑब्जेक्ट टाइप कैसे करने वो मैंने समझा दिया है, और ढंग से समझने का प्रयास करें। छठा प्रश्न ये है, छठा और सातवां 2 ऑब्जेक्ट टाइप आपके कार्बन वाले चैप्टर से होंगे। यहां कार्बन इस श्रृंखला में 3 है, तो प्रोप तो है ही, प्रोप तो सब में है, लेकिन 3 बंध बनाए हुए हैं। और जब सिंगल बंध होता है तो एल्केन होता है, द्विबंध होता है तो एल्कीन होता है, और त्रिबंध होता है तो एल्काइन होता है। इसलिए इसके नाम में आइन आएगा पीछे। और 3 कार्बन है तो प्रोप, और प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन इसका नाम हो जाएगा, और इसका उत्तर सही हो जाएगा ब। मनुष्य में निचेसन कहाँ होता है? अच्छा सवाल है ये। मनुष्य में निचेसन कहाँ होता है? मनुष्य में जो निचेसन है वो फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी में होता है। कई बार हिंदी में शब्द लिखा होता है फेलोपियन ट्यूब, तो आपको अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब सही करना है। अंडाणु और शुक्राणु का सहयुग्मन फेलोपियन ट्यूब में होता है। स्पायरोगायरा एक प्रकार की शैवाल है, और इसके अंदर जो जनन होता है वो खंडन होता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि बीजाणु समासंग जो है वो राइजोपस में होता है, द्विखंडन है वो अमीबा और लेशमानिया में होता है। कायिक प्रवर्धन बीज के अलावा अतिरिक्त भाग जो पौधे के कायिक भाग होते हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है, इससे जनन होता है, तो उसको कायिक जनन कहते हैं। ऐसे प्रश्न भी पीछे आए हैं। नमा ऑब्जेक्टिव कह रहा है मस्तिष्क में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है इनमें से? देखो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का ही भाग है, ग्रंथि है। पीनियल भी, जिसको जैविक घड़ी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये भी मस्तिष्क में ही होती है। लेकिन पराआउटू ग्रंथि वो हमारे, जिसको पैराथायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, जो हमारे गले में होती है। इसलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा पराआउटू। ये मस्तिष्क में नहीं होती, कहाँ होती है? गले में होती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? बोर्ड ने कई बार पूछा है। नियमन करने वाली ग्रंथि है
रेगुलेशन करने वाली ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है। अगर यहाँ प्रश्न होता कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर के वृद्धि को प्रेरित करती है तो पीयूष हो जाती। परितारिका, परितारिका जो होती है जिसको हम आइरिस कहते हैं, आंख का रंग इसी के कारण से होता है, काला, भूरा, नीला। और परितारिका के बीच में एक छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं, तारा कहते हैं। आगे कई प्रश्न आएगा, समझाऊंगा चित्र बनाकर। तो उस परितारिका का जो काम है, ये जो है हमारा लेंस है नेत्र का, और लेंस के आगे यूं, ये परितारिका है, इसके बीच में छेद है तारा। तो इसका काम है, तारा या पुतली, पुतली का आकार को नियंत्रित करती है। ये पुतली के आकार को घटाना या बढ़ाने का काम किसका है? परितारिका। परितारिका तारे के आकार को कम ज्यादा करती, तारा यानी पुतली। प्रकाश नाड़ियां जो होती है, जिनको हम प्रकाश तंत्रिकाएं, चक्षु तंत्रिकाएं, नेत्र तंत्रिकाएं कहते हैं, ये रेटिना पर बंधने वाले प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी ये पक्षमापी पेशियों से कम ज्यादा होती है। क्रिस्टलीय लेंस की आकृति भी पक्षमापी पेशियों से चेंज होती है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति के द्विफॉक्सी लेंस लगा होता है। द्विफॉक्सी लेंस का मतलब है चश्मे के अंदर इस प्रकार का लेंस जिसमें ऊपर का भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल है। ऐसा चश्मा कोई पहनता है तो उसको कौन सा दोष है? उसको जरा दृष्टि दोष है। जरा बुढ़े को कहते हैं, और बुढ़ापा आते ही दोनों लेंस वाला चश्मा चाहिए, तो जरा दृष्टि दोष, उसके द्विफॉक्सी लेंस होगा। दीर्घ, दीर्घ को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दू यानी उत्तल लेंस लगाता है दीर्घ वाला, निकट दृष्टि दोष वाला अवतल लेंस लगाता है। और मोतियाबिंद के अंदर नेत्र का लेंस ही चेंज किया जाता है, नेत्र लेंस की जगह दूसरा लेंस लगाते हैं। समझ में आ रही बात ये? चलो आगे चलते हैं, किसी का फोन वोन आ जाएगा इसलिए इसको भी उस मोड पे कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग विद्युत इस्त्री, प्रेस, इस्त्री ना समझे, ये इस्त्री है, विद्युत प्रेस बनाने में करते हैं। तो प्रेस बनाने के लिए प्रेस के अंदर, हीटर के अंदर, निमज्जन छड़ के अंदर नाइक्रोम मिश्र धातु का तार होता है जिसका उच्च ताप पर भी दहन नहीं होता, निक्रोम। तो उत्तर हो जाएगा निक्रोम, जिसमें निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस का ये मिश्र धातु है निक्रोम। दो विद्युत युक्तियों के दो बिंदुओं के मध्य समांतर क्रम में जोड़ा जाए। समांतर क्रम में जोड़ते हैं, अपने घर में सभी युक्तियां समांतर क्रम में है, इसलिए सबको विभव समान मिलता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, और श्रेणी क्रम में, सीरियल कॉम्बिनेशन में, सब में विद्युत धारा समान रहती है। तो समांतर क्रम में क्या समान रहता है? विभवांतर। पूछा गया जिसका मान समान होगा वह विभवांतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंद्रहवां प्रश्न कह रहा है आपसे, घरों में फ्यूज को किस तार के साथ जोड़ा जाता है? फ्यूज तार हमेशा फेस में जोड़ा जाएगा। फेस का मतलब विद्युन्मय तार, लाइव तार। लाइव तार कौन सा? ये विद्युन्मय तार से फ्यूज को जोड़ा जाता है हमेशा। लघु पतन, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान हो जाता है, विद्युत धारा का मान स्वीकृत सीमा से अधिक हो जाता है, तो उत्तर होगा बहुत अधिक। आपको ध्यान है, घरों में जो विद्युत धारा हमारी परिपथ में भेजी जाती है उसकी स्वीकृत सीमा से अधिक होने के दो कारण हो सकते हैं।
या तो वो लघु पतन शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा होगी और या वह अति भारण ओवरलोडिंग से ज़्यादा होगी। और इन दोनों से बचने के लिए तो हमें फ्यूज लगाते हैं। अगला प्रश्न है, परितंत्र के अंदर एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक, लगातार अगले पोषी स्तर तक जाएंगे तो ऊर्जा क्या होती है? परितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा में क्या होती है? ऊर्जा में कमी होती है वैसे तो, लेकिन कितने प्रतिशत ऊर्जा पहुंचती है अगले तक? 10%। उत्तर इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में ऊर्जा में क्या होती है? तो ऊर्जा में कमी होती है। और एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक ऊर्जा कितनी जाती है? केवल 10% पहुंचती है। इसलिए ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं। कृत्रिम परितंत्र, देखो पिछले पेपर में हमने प्राकृतिक परितंत्र पूछा था, इस बार कृत्रिम पूछ लिया। परितंत्र का कोई न कोई इस प्रकार का सवाल आएगा, 5 नंबर का चैप्टर है तो आएगा ही। कृत्रिम परितंत्र जो है वो खेत, तालाब, जल जीवशाला यानी जो एक्वारियम होता है ये कृत्रिम है। प्राकृतिक तालाब है, वन है, झील है, ये प्राकृतिक है। तो इसमें पूछा है कृत्रिम कौन सा है? तो कृत्रिम का उदाहरण हो जाएगा खेत। इस प्रकार से आपके ये अभाग का पहला प्रश्न पूरा हो गया। अभाग का पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब हम जो है इसका रिक्त स्थान वाला भाग लेते हैं। रिक्त स्थान देखो इसके, पहला प्रश्न है सिरका में उपस्थित अम्ल का नाम। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है भाई? हाँ, एसिटिक अम्ल होता है, या एथेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं। IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल। सिरका में एथेनोइक अम्ल, खट्टे दूध में या दही में, खाटी छाछ में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, नेटल के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। और जितने सिट्रस फल होते हैं जैसे नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, इन सब में साइट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। हाइड्रोनियम आयन आपको ध्यान होना चाहिए। अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन जब जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोनियम बनता है और हाइड्रोनियम हो जाता है H3O+। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र होता है H3O+। सारी चीजें याद कर ले अच्छे से। अमीबा जो होता है, पिछले पेपर में हमने अमीबा का पूरा भोजन ग्रहण करने की अभिक्रिया समझाई थी, पूरी क्रिया समझाई थी। उसमें कोई ग्रहण करने का अंग होता नहीं है, लेकिन जब भोजन पास में होता है तो उसके अस्थायी ऐसे अंग बन जाते हैं और उन अंगों को कहते हैं पादाब। क्या बोलते हैं? पादाब, यहां लिखते हैं कुटपाद। जंतुओं के शरीर में भोजन खाली जगह के रूप में, देखो पेड़ पौधों में भोजन जो होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है, मंड के रूप में, और जंतुओं के में ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगर जंतु ना देकर हमारा नाम लिख दे तो मनुष्य के अंदर तो भी ग्लाइकोजन ही होगा। मेंडल के प्रयोग में मटर के गोल बीज, मेंडल ने जब मटर का संकरण का प्रयोग कराया तो गोल बीज के साथ में विपरीत लक्षण कौन सा लिया? तो गोल का हो जाएगा झुर्रीदार। बोर्ड ने अलग अलग पूछे हैं। लंबे का विपरीयसी पूछा है, बौना। सफेद फूल का पूछा है, बैंगनी फूल।
पीले बीज पत्र का पूछा है, हरे बीज पत्र, ठीक है। खाली जगह प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो सकते हैं। ऐसी क्षमता हमारे अंदर नहीं है, लेकिन ऐसी क्षमता घोंगा के अंदर है। घोंगा जिनका लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता। अब देखो तीसरा प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? हेडिंग लगाकर लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक ऊष्मा, ताप, प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति में अलग अलग उत्पादों में वियोजित होता है, इसे वियोजन अभिक्रिया या विखंडन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे, कोई भी उदाहरण लिख देंगे आप। ये उदाहरण लिख दो वियोजन का, उसमें वियोजन का, CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न कह रहा है, दो संश्लेषित सूचकों के नाम बताने हैं। आपको ध्यान है, आपने इंडिकेटर वाले दूसरे चैप्टर में 3 प्रकार के इंडिकेटर पढ़े, प्राकृतिक, संश्लेषित और गंधीय। प्राकृतिक सूचक में आपको उदाहरण में परीक्षा में पूछे तो प्राकृतिक के उदाहरण लिटमस पेपर, हल्दी लिखना है। इसके अलावा और भी होता है, पेटूनिया, हाइड्रेजिया, लाल पत्ता गोभी, जेरानियम। आपको 2 तो मुख्य याद रखने। और कृत्रिम या संश्लेषित सूचक में 2 कोर्स में हमारे, फिनोप्थलीन और मैथिल ऑरेंज। फिनोप्थलीन और, तो उत्तर आपको इसका लिखना है मैथिल ऑरेंज, जिसका रंग ऑरेंज ही होता है, और फिनोल्फथलीन जो रंगहीन होती है और सार के साथ गुलाबी रंग देती है। ये ऑरेंज रंग होता है, अम्ल के साथ लाल रंग देता है, लेकिन सार के साथ पीला रंग देता है। मैथिल, अम्ल, लाल। Mg और Cl के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से MgCl2 कैसे बनता है? आपको समझाया हुआ है कि Mg जो है वो 12 नंबर पर है परमाणु क्रमांक। तो इसका K कोष, L कोष और M कोष। K में 2, L में 8 और M में भी 2। क्लोरीन जो है ये 17 नंबर पर है, K, L, M। क्लोरीन में 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि ये आयनिक यौगिक है, इसलिए आयन बनाएंगे। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा लेगा, जबकि आपने चौथे पाठ कार्बन में साझा पढ़ा है। वहां देना लेना नहीं है, वहां साझा होता है, वहां पार्टनरशिप होती है कि तू भी दे और मैं भी दूं, दोनों के काम आ जाए। यहाँ ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यौगिक जब बनता है तो एक देता है एक लेता है। तो MgCl2, Mg का मतलब एक Mg आएगा और क्लोरीन 2 आएंगे, पीछे Cl2 लिखा मतलब 2 आएंगे। क्यों? अब यहाँ क्या होता है, सबसे बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, तो इन दोनों को हम ऐसे बताएंगे। और ये क्लोरीन है, इसके बाहर वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इनको थोड़े से अलग टाइप में बता देते हैं, 7 ये। अब Mg को 2 देने हैं, क्लोरीन को 1 चाहिए, तो एक क्लोरीन अपने एक दूसरे भाई को और लाता है, तू आजा तेरे को भी 1 दिला देता हूं। और एक क्लोरीन और आ गया, इसके पास भी 7 है। ध्यान से समझ ले, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के सवाल आएंगे। एक ये इसको दे देता है और एक दे देता है इसको, प्लस हो गया। इस Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इस Mg के ऊपर तो हम लगाएंगे +2, क्योंकि 2 दे दिए, अकेले Mg ने 2 दिए हैं। अब ये क्लोरीन ने कितने लिए? 1 लिया, एक क्लोरीन ने। तो पहले हम क्लोरीन यू बनाएंगे और ये 2, 4,
6 7 और ये 8वां इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसे कितने जने आए? 2 जने आए, तो नीचे 2 लगाएंगे। समझ में आया है? अब इसको वापस सूत्र के रूप में लिख दो, Mg का Mg लिख दो और Cl कितने है ये इसको आपको बताना है। ये परीक्षा में आता है तो 2 नंबर का भी आ सकता है। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसे आप सोडियम क्लोराइड को भी बना सकते हो। Mg की जगह Na आ जाएगा, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये अकेला ही रहेगा, NaCl बन जाएगा। NaCl, Na2O, MgCl2 या MgO। अगर यहाँ क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन होता तो दोनों ही ऑक्सीजन को दे देता, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, और बन जाता MgO। अच्छा, यहां ऊपर एक माइनस लगाओ क्योंकि इसने एक लिया है, आयन बन गया। ठीक है, ये हो गया आपके। अगला प्रश्न है, तंत्रिका आवेग किस रूप में गमन करता है? तो हमारी तंत्रिकाओं में सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है, तो आवेग कौन से रूप से जाता है? विद्युत रासायनिक आवेग। बिल्कुल सही है, विद्युत रासायनिक आवेग। बोर्ड ने कई बार पूछा है, विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में सूचनाएं संकेत का संचरण होता है, विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में। समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, जीवों में उत्तरोत्तर विविधता की उत्पत्ति का चित्र। आनुवंशिकता वाले पार्ट का पहला ही चित्र दिया हुआ एक बैक्टीरिया का। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बने तो कुछ परिवर्तन हुआ, ऊपर थोड़ा कलर चेंज किया एक साइड में, फिर उस 2 से 4 वो आगे आगे पीढ़ी में वो कलर चला गया। तो ऐसा वाला वो चित्र बनाना है, बना देंगे? देख लेना कौन सा चित्र है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है द्विसंकर संकरण। इसको हटा लेते हैं और ऊपर ले लेते हैं थोड़ा। चलो, अगला प्रश्न कह रहा है द्विसंकर संकरण का F2PD का लक्षण अनुपात। द्विसंकर संकरण में प्रश्न को समझें। द्विसंकर संकरण में F2PD का लक्षण अनुपात। आपको ध्यान है, मेंडल ने एकल संकर संकरण किया था और द्विसंकर संकरण किया था। द्विसंकर संकरण हो चाहे एकल संकर संकरण हो, उनके आपको कोई न कोई अनुपात परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहां द्विसंकर संकरण है, डाई हाइब्रिडाइजेशन है, और द्विसंकर संकरण में जो लक्षण अनुपात होता है F2PD का पूछा है। तो F2PD का होता है 9:3:3:3:1। 9:3:1 ये लक्षण अनुपात है, या समलक्षणी पूछ सकते हैं या फिनोटाइप पूछ सकते हैं। और अगर जीन अनुपात पूछे तो, जीनी अनुपात पूछे तो 122, 412, 121। याद है सबको? ये जीनी अनुपात है। लक्षण अनुपात के हिसाब से 4 तरह के पौधे प्राप्त होते हैं ये, और जीन अनुपात के हिसाब से 9 तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। ध्यान है ये। नेक्स्ट देखो, कोशिका के किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है? कहां होती है? कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में, या कोशिका के केंद्रक में लिखे, केंद्रक में डीएनए में। अगला प्रश्न देखो, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है F और वक्रता त्रिज्या होती है R। तो F बराबर सूत्र क्या होता है? R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। जैसा पूछे वैसा लिखे, सूत्र पूछा सूत्र लिखे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ये तो हो गया। 10वां प्रश्न कह रहा है दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा देखने के लिए कौन सा दर्पण काम लेते हैं भाई? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण।
दांतों के डॉक्टर दांतों को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ियों की हेडलाइट में अग्र दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है हेडलाइट में, अग्रदीप में। चेहरे को बड़ा देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों पर सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सारे उपयोग अवतल दर्पण के हैं। और उत्तल वाले के गाड़ियों के जो साइड में लगा होता है, साइड मिरर जो होता है, पार्श्व दर्पण जो पक्ष दृश्य को दिखाता है वो होता है उत्तल दर्पण। एटीएम मशीनों पर उत्तल दर्पण, किसी भी बड़े भवन किले को पूरा देखना है उत्तल दर्पण। लेकिन इसका उत्तर है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम कब होता है? बढ़िया सवाल है। ये नियम आपने पढ़ा है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, जिसमें तर्जनी फर्स्ट फिंगर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताती है, अंगूठा बल को बताता है। बल कब ज्यादा होगा? जब ये दोनों लंबवत होंगे। कौन? विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जब कुंडली विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, यानी कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो, जब कुंडली लंबवत होगी इनके, तब बल अधिकतम लगता है। ओजोन गैस का सूत्र लिखिए। तो ओजोन का सूत्र होता है भाई O3, और इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 3 परमाणु है। इस प्रकार से आपके ये कौन सा भाग पूरा हो गया? खंड अ पूरा हो गया 36 नंबर के। खंड ब को देखिए, तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि का चित्र पूछा है। तो चित्र आपको आना चाहिए ये तांबे की विद्युत अपघटनी विधि का, जिसमें आप एक लगाएंगे शुद्ध तांबे का पतला कैथोड, अशुद्ध तांबे का मोटा एनोड छड़, और इसको जोड़ देंगे विद्युत बैटरी से, कुंजी से, और इसके अंदर क्या डाल देंगे? ये कॉपर सल्फेट का CuSO4 का विलयन। ये है कैथोड, पतली है, बाद में मोटी हो जाएगी। ये अशुद्ध कॉपर का एनोड छड़, ये बैटरी हो गई। अब आप कुंजी लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध कॉपर इसके ऊपर क्या होता जाता है? जमा होता जाता है, और अशुद्धियां इसके नीचे जमा हो जाएगी, जिसको बोलेंगे अपन एनोड पंख। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। सरल सा चित्र है। चित्र तो 10 नंबर के आएंगे बोर्ड में। अगला प्रश्न कह रहा है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अभी मैंने बताई थी आपको, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित करने की श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं, और उनके नाम भी लिखे हैं। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता, क्रियाशीलता क्या होती भाई? क्रियाशीलता घटती है। सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम सोडियम है, ठीक है ना। आग पकड़ लेते हैं ठंडे जल से क्रिया करके, कैल्शियम ठंडे जल से क्रिया करता है, मैग्नीशियम गर्म जल से करता है, एल्यूमिनियम जिंक फेरस भाप से करता है। नीचे वाले करते ही नहीं है क्रिया, और सबसे नीचे वाले तो अक्रिय है, कम क्रियाशील है बहुत ही। तो इस प्रकार से आपको ये लिखनी है सक्रियता श्रेणी की परिभाषा, दोनों मिलाकर 1-1 नंबर के। 5वां प्रश्न कह रहा है एल्कीनों का सामान्य सूत्र लिखिए और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। देखो एल्कीन जो होता है, आपने पीछे पढ़ा है कि यहां पूछा है एल्कीन का सूत्र, तो पहले अपने एल्कीन का ही दिमाग में आना चाहिए। एल्कीन होता है CnH2n, ये इसका उत्तर होगा। अगर एल्केन पूछे तो CnH2n+2।
और एल्काइन पूछे तो CnH2n-2, समझ में आ रहा है। और एल्कीन पूछा है तो CnS2n, कार्बन से दुगुने हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का चित्र पूछा है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऑक्सीजन को आप जानते हैं 8 नंबर पर आता है, 2 6 8 नंबर आता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है। और सूत्र इसका होता है O2, मतलब 2 ऑक्सीजन आपस में पास आकर इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। तो साझा कितने का करेंगे, इनके कम कितने हैं बाहर कोष में, बाहर वाले कोष में, संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 2-2 का साझा करेंगे। और आप चित्र कैसे बनाएंगे, एक चित्र ये इस दूसरे वाले कोष का बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, दूसरा ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई ऑक्सीजन के पास, 6 है। 6 में से 2 यहाँ साझे में आएंगे और 4 यहाँ रहेंगे। इसमें भी 6 में से 2 यहाँ आएंगे और 4 यहाँ रहेंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो साझा वाला भाग है वो कितने इलेक्ट्रॉनों का है, 2-2 इलेक्ट्रॉन का, O2 हो जाएगा, O डबल बंद O2। ये संरचना से चित्र बनाना है। ऐसे नाइट्रोजन का बनाएंगे तो 3-3 का साझा होगा, टोटल 8 ही होंगे, फिर 4 ये, इसके बाहर भी 8, इसके बाहर भी 8 हो गए, अष्टक पूरा हो गया। हाइड्रोजन का बनाएंगे 1-1 का होगा, क्लोरीन का बनाएंगे 1-1 होगा, फ्लोरीन का बनाएंगे 1-1 का साझा होगा। अगला प्रश्न देखो, धमनी और शिरा में कार्य और संरचना में अंतर बताना। 2 अलग अलग है, धमनी और शिरा में संरचना में और कार्य में अंतर पूछा है। तो धमनी जो होती है वो हमारे जो त्वचा है उसमें भीतर की ओर होती है, तथा धमनी की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है और ये पिचकती नहीं है। ये तो पहला अंतर हो गया, कौन सा, संरचना का। शिराएं जो होती हैं वो त्वचा में ऊपर की ओर होती है, इसकी जो भित्ति होती है वो धमनी की अपेक्षा पतली होती है और ये पिचकती है। ये एक अंतर हो गया। कौन सा अंतर हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है। दूसरा, काम के हिसाब से अंतर पूछा है। तो काम जो धमनी है अंदर की ओर, वो धमनियां रक्त को जो है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है वो हृदय से अंगों तक पहुंचाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है। और शिराएं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अंगों से वापस हृदय तक ले जाती है। इसके अलावा भी और अंतर है, धमनियों में कपाट नहीं होते, शिराओं में होते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो अंतर पूछे वो ही उस हिसाब से लिखने हैं। इसके साथ ही पूछा है कौन से यंत्र से रक्त दाब मापते हैं। तो रक्त दाब मापते हैं स्पाइगनो मैनोमीटर, आपने देखा होगा वो बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्पाइगनो मैनोमीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 mmHg के स्तंभ के बराबर होता है। और रक्तवाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध लगने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। पादपों में जलानुवर्तन को समझाइए। 7वां प्रश्न, जलानुवर्तन का कैसे समझाएं, बोर्ड पर देखिए आप। आपको ध्यान है पादप के भागों का किसी बाह्य कारक, प्रकाश, जल, गुरुत्व के प्रति या गुरुत्व की ओर वृद्धि करना या जाना अनुवर्तन कहलाता है। लेकिन अभी पूछा जलानुवर्तन, तो हम परिभाषा लिखेंगे पादप भागों का जल की ओर वृद्धि करना जलानुवर्तन कहलाता है। जड़ें जो होती है, जड़ें जो होती है मूल जल की ओर वृद्धि करती, जिस साइड में जल उनको मिलेगा उधर बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा गांवों में वगैरह टाकों के अंदर जड़ें आ जाती हैं। ये जलानुवर्तन का, धनात्मक जलानुवर्तन का उदाहरण है। जड़ें धनात्मक जलानुवर्तन, और पादप का जो प्रोहर तंत्र होता है वो ऋणात्मक जलानुवर्तन, जल के विपरीत जाता है। आपको इसमें चित्र भी बना सकते हैं।
एक पात्र में आपने मान लो एक पौधा लगा हुआ, कोई गमला लिया है, इसमें पौधा लगा हुआ है, मान लीजिए ये पौधा लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करें, एक जो मिट्टी का कुल्हड़ आता है ना, मिट्टी का होना चाहिए, कांच का नहीं। मिट्टी का होगा तो इससे जल भीगा हुआ रहेगा, बाहर से जल बाहर आएगा इनके छोटे छोटे छिद्रों से। इसको हम पानी से भरेंगे, इसमें पानी नहीं देंगे, इसको हम पानी से भर के रखेंगे तो धीरे धीरे जड़ें क्या करेगी, इसकी और वृद्धि करनी शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं धनात्मक जलानुवर्तन, जड़ें इधर वृद्धि करेगी। आगे अगला सवाल है, मेरु रज्जु आघात से किस संकेतों का आना व्यवधान हो जाएगा। मेरु रज्जु जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। अगर मेरु रज्जु आघात हो गया, कहीं से टूट गया कोई पार्ट, तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, प्रतिवर्ती क्रिया प्रभावित होगी। कौन सी क्रिया प्रभावित होगी भाई, प्रतिवर्ती क्रिया। सूचना अंगों से मेरु रज्जु तक नहीं पहुंचेगी तो आगे मस्तिष्क तक भी नहीं जाएगी, तो प्रतिवर्ती क्रिया प्रभावित होगी। नर में वृषण शरीर से बाहर होते हैं। वृषण जनन ग्रंथि जो है वो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, और मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है लगभग, जो शुक्राणुओं की वृद्धि के लिए सही नहीं है, उससे कम ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए शरीर का ताप अधिक होने के कारण शुक्राणुओं की वृद्धि के लिए कम ताप चाहिए, इसलिए वृषण शरीर से बाहर होते हैं। एड्स का पूरा नाम पूछा इसमें, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है। HIV वायरस जनित रोग है, यौन संक्रमित रोग है। पीछे ऐसे सवाल पूछे गए। अल्कोहल, केरोसिन, जल, तारपीन का तेल, इनका अपवर्तनांक क्रमशः इतना 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 है। प्रकाश का वेग को अवरोही क्रम क्या होता है भाई, पहले वेग ज्यादा किसमें होगा वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे लिखना है। प्रकाश का वेग उसमें ज्यादा होगा जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और इन चारों में से कम अपवर्तनांक किसका नजर आ रहा है, 3 नंबर पर। 3 नंबर पर कौन है, जल है। तो जल आप यूं लिखेंगे, इसका जल के बाद जल में सबसे ज्यादा वेग, यहां लिख देंगे नीचे, इस चारों में से है ना, इसमें अधिक वेग, फिर आगे जाओ कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा अल्कोहल। अल्कोहल के बाद कौन आएगा, केरोसिन, और केरोसिन के बाद कौन आएगा, तारपीन का तेल। इस प्रकार से आपको लिखना है, इसमें सबसे कम। यूं जाएंगे, बस आपको ये व्यवस्थित करके तो लिखना है, और कुछ करना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखो, जब प्रकाश 2 माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर, जैसे ये कोई कांच की स्लैब है और अंतरापृष्ठ का मतलब है अभिलंब पर, ये जैसे मान लो अभिलंब है कोई, और अभिलंब पर कोई प्रकाश की किरण आती है, तो आप लिखेंगे कोई प्रभाव नहीं, वह अभिलंब पर सीधी गुजर जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विचलित नहीं होगी, अभिलंब पर सीधी गुजरेगी। समझ में आ गया, पूछा ये भी बोर्ड ने कई बार। अगला प्रश्न देखो, ये हो गए प्रश्न संख्या 10 पर पहुंच गए हम। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, जब ये हो गया 10वें का पहला, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म में विचलन कोण, इस चित्र में विचलन कोण कौन सा है, वाई जो है ये कोण, वाई विचलन कोण है। परिभाषा पूछे तो ये आपको दिख रही है आपतित किरण, और ये कौन सी है, निर्गत किरण। आपतित किरण की दिशा में निर्गत किरण जो कोण बनाती है, या निर्गत किरण की दिशा में जो आपतित किरण कोण बनाती है, उस कोण को हम कौन सा कोण बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी समायोजित करती है
उस समता को हम क्या कहते हैं? समंजन समता। क्या कहते हैं? कई बार पूछते हैं समंजन समता किसे कहते हैं? तो मानव नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को स्वतः समायोजित करने को हम क्या बोलते हैं? ओम के नियम में वोल्ट मीटर तथा अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? तो भाई वोल्ट मीटर को तो पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, यानी समांतर क्रम में, और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ता है। और मान लो पूछ ले क्यों? क्यों का आपके कोर्स में भी नहीं है, पहले कोर्स में था। क्योंकि अमीटर जो है उसका प्रतिरोध कम होता है, अल्प होता है, इसलिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, अधिक होता है, इसलिए उसको पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो कम हो जाएगा अपने आप। दो भौतिक राशि दी हुई है P, 5 ओम, Q दिया हुआ है इतना ओम मीटर। P को और Q को ये कह रहा है लंबाई आधी कर दो, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये ओम है तो मतलब प्रतिरोध है, P बराबर है 5 ओम, यानी ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। और इसकी अगर लंबाई आधी करें तो आप जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L, तो P की लंबाई आधी करने पर P को आप आधा करेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2.5 ओम, प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। अब आते हैं इसमें Q जो है वो है 8.8 × 10⁻⁻⁴ ओम मीटर, ये प्रतिरोधकता है, रो है। और रो का मान सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई बदलने से कोई परिवर्तन नहीं। तो आप लिखेंगे Q आधा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सेम रहेगी 8 × 10⁻⁻⁴ ओम मीटर, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि Q जो है वो प्रतिरोधकता रो है, प्रतिरोधकता रो है। 11वां प्रश्न हो गया। देखिए अगला 12वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। इधर से है। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? किसी धारावाही वृत्ताकार पाश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना है। आपको ध्यान होना चाहिए कि छड़ चुंबक, परिनालिका और वृत्ताकार पाश, इन तीनों में से एक चित्र आएगा। पाश को आपने पीछे पढ़ा है और मैंने चित्र कई बार आपको समझा दिया। आप विद्युत धारा प्रवाहित करें तो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक ध्रुव S बनेगा, एक ध्रुव N बनेगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार होगी। और ज्यों भीतर की ओर जाएंगे, ज्यों ज्यों ये समांतर क्रम में हो जाएगी। ऐसा चित्र कहीं आपने पढ़ा है पहले? है? अब विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है, ऐसे रखो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी। इसमें भी, इसमें ऐसे हो जाएगी। और इस प्रकार से आपको एक वर्ताकार लूप का चित्र बनाना है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? परिभाषा लिखनी है। किसी चुंबक के चारों ओर, आपको ध्यान होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। आपने प्रयोग देखा था, चुंबक को हम बुरादे के अंदर घुमाते हैं तो चारों तरफ वो बुरादा कैसे जमता है? क्षेत्र रेखाओं के रूप में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो है। तो किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली या प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। जैव निम्नीकृत पदार्थ
वे पदार्थ जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है या सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित पदार्थ जैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं, जिनका अपघटन हो जाता है। जैसे सब्जियों के छिलके, पशुओं का मलमूत्र, ये सब क्या है? कागज, जैव निम्नीकृत पदार्थ है। उदाहरण लिखे, आहार जाल। आहार जाल में आपको चित्र बनाना है, जिसमें आपको हाथी घोड़े नहीं बनाने हैं, नाम लिखना है जैसा कि मैंने पहले समझाया है, अपने नोट्स में लिखा हुआ है, और आपको परिभाषा लिखनी है। किसी परितंत्र की कई खाद्य श्रृंखलाएं, ध्यान से सुन लें, किसी परितंत्र की कई खाद्य श्रृंखलाएं साखित होकर आपस में जुड़कर एक जटिल जाल बनाती है, उसे खाद्य जाल, आहार जाल या फूड वेब कहते हैं। लिख दोगे? कई खाद्य श्रृंखलाएं साखित होकर, विभाजित होकर, आपस में जुड़कर एक जटिल जाल बनाती है। खाद्य जाल मजबूत होता है तभी तो परितंत्र मजबूत होता है। खाद्य श्रृंखलाएं जितनी लंबी होगी, जाल इतना मजबूत होगा, जटिल होगा। तो आपको वो चित्र बनाना है। 14वां प्रश्न कह रहा है, अब भाग स शुरू हो गया, जिसमें अथवा भी होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। मतलब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, वो रेडॉक्स है। आराम से आप कोई भी उदाहरण लिखो। CuO plus H2 gives Cu plus H2O। आप ZnO plus C gives Zn plus CO। आप PbO plus C gives Pb plus CO2। आप जो है CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu। ये भी उसमें ही आएगी, ऑक्सीकरण अपचयन में भी आती है। कोई भी एक अभिक्रिया लिखनी है। बुझे हुए चूने के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया और चित्र भी बनाना है। तो बुझा हुआ चूना आप जानते हैं बिना बुझे चूने से बनेगा, और बिना बुझा चूना होता है CaO। इसमें पानी डालो और बन जाएगा CaOH का ऑल्टवाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कह रहा है अभिक्रिया ये हो गई, चित्र बनाना है। ये चित्र बनाओ, एक बीकर लीजिए और बीकर के अंदर क्या डालो आप? CaO, ऊपर से डाल दो इसमें पानी H2O। तो अब ये घुलकर क्या बन जाएगा? CaOH का ऑल्टवाइज, चूने का पानी। हिट एंड ट्रायल विधि, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे कम पूर्णांक को गुणांक में लिखकर संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे कम पूर्णांक को गुणांक में लिखकर संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अनुमान विधि, इसी से हम संतुलित करते हैं। ये नहीं आ रहा तो ये लिखो। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपने पीछे पढ़ा है, ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि पाचन क्रिया के दौरान ग्रहण किया गया भोजन जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, श्वसन के दौरान जो CO2 गैस ली जाती है, वह CO2 गैस उस ग्लूकोज का, खाद्य पदार्थ का, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करके CO2, H2O और ऊर्जा का निर्माण करती है। इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और समीकरण लिखे हैं, ये C6H12O6 ग्लूकोज है। पाचन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, पीछे पड़ा है पाचन में, और ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। श्वसन के द्वारा जो आप O2 लेंगे वो इससे क्रिया करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है आपने, बनेगा ये CO2, H2O और ऊर्जा।
इसलिए कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन का समीकरण लिखना है। कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3, इसमें ऊष्मा भेजेंगे आप, गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन हो गया। लोहे पर जंग से बचने के 2 उपाय, पेंट करना या सदलेपन करना। अगला प्रश्न देखो 15वां, जो आपके कार्बन वाले चैप्टर से है। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं? चिकित्सा में, लैब में अल्कोहल के दुरुपयोग से बचने के लिए, अल्कोहल के दुरुपयोग से बचने के लिए एथेनॉल में मेथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल में विकृत अल्कोहल जो है, अल्कोहल को विकृत किया जाता है ताकि इसका दुरुपयोग नहीं करे, कोई पिए नहीं। यानी कि जो एथेनॉल होता है, उस एथेनॉल में क्या मिला देते हैं? हाँ, इसके भाई को मिला देते हैं इसमें। और यानी ये तो C2H5OH है और इसमें मिला देते हैं CH3OH को और मिला देते हैं रंजक नीला, और ये बन गई विकृत अल्कोहल ताकि कोई पिए नहीं। तो चिकित्सा में या लैब में एथेनॉल के दुरुपयोग से बचने के लिए एथेनॉल में मेथेनॉल मिलाकर पहचान के लिए नीला रंजक मिला देते हैं। ऐसी अल्कोहल विकृत अल्कोहल कहलाती है। प्रोपेनेल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? नेल एल्डिहाइड। कौन सा क्रियात्मक समूह हो जाएगा? एल्डिहाइड। प्रोपेनेल में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। अगला है सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? आपने पीछे पढ़ा है, समान क्रियात्मक समूह वाली, समान क्रियात्मक समूह वाले 2 क्रमागत यौगिक जिनमें परस्पर CH2 का अंतर होता है। कितना? CH2 का, या उनका 14U द्रव्यमान का अंतर होता है। तो ऐसे यौगिक या ऐसी श्रेणी परस्पर सजातीय कहलाती है। जैसे हम लिखेंगे मेथेनॉल और एथेनॉल, दोनों में कितना अंतर? CH2 का, ये दोनों सजातीय है। एथेन और प्रोपेन सजातीय, अंतर कितना? CH2 का। आप क्रमागत आगे बढ़ेंगे CH2 का अंतर आएगा। ये नहीं आए तो अथवा देखें। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? 2 ऋण विद्युतीय परमाणु, या ऐसे परमाणु भी लिख सकते हैं खाली, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से बंधने वाला बंध, इलेक्ट्रॉन युग्म से बंधने वाला बंध, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से बंधने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। साबुन के अणु मिलकर गुच्छे के समान जो संरचना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं मिशेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिशेल का चित्र पिछले पाठ बताया था, पिछले पेपर में। एल्डिहाइड और कीटोन परस्पर संरचनात्मक समावेवी कैसे? तो हम कहेंगे जब किन्हीं 2 यौगिकों का अणुसूत्र समान, अणुसूत्र, लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न बनती हैं तो वे परस्पर संरचना समावेवी कहलाते हैं। अब कौन सा है? एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में आप देखो, जैसे मैं यहां लिखता हूं प्रोपेनेल और एक लिखता हूं प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन है वो कीटोन है और प्रोपेनेल है वो एल्डिहाइड है। क्या है? तो ये हो जाएगा C, ये CO और ये C, या 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे इसके, 1 2 3, तो CH3 लिख देता हूं मैं, ठीक है। और इसके 1 2 और लास्ट वाले में CHO, तो यहां हो जाएंगे कितने हाइड्रोजन? 2, और यहां हो जाएंगे 3।
ये तो इसकी होगी कौन सी संरचना, संरचना सूत्र। अब देखो 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5, 5 और 1 6 हाइड्रोजन और O। इसमें भी 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 3 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1। दोनों का अणु सूत्र समान है। एल्डिहाइड में प्रोपेनेल C3H6O संरचना अलग बनी। कीटोन में प्रोपेनॉन C3H6O, उसमें O बीच में लगा, इसमें किनारे पर लगा, तो ये आपस में क्या है, अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना भिन्न है, इसलिए आपस में क्या कहलाते हैं, संरचना समव्ययी कहलाते हैं। आगे देखो, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16, सब में अथवा है। 16वां आपके प्रश्न है जनन वाले पार्ट का है। इसके पीछे वाले पार्टों में मैंने नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, अलैंगिक जनन की कुछ विधियां अलग अलग, अब इसमें अलग सवाल है। 1 2 मॉडल पेपर और ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। 2 वायरस जनित संक्रामक रोगों के नाम। तो वायरस वाले रोग हैं एड्स और मस्सा। यदि अंड का निषेचन नहीं हो तो क्या होगा, तो ऋतुस्राव होगा। खाली इतना नहीं लिखना, पूरा लिखना है कि निषेचित अंडा प्राप्त करने के लिए गर्भाशय की भित्तियां मांसल हो जाती हैं, और जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो ये मांसल भित्ति टूटकर रक्त और म्यूकस का स्त्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है ना, जिसकी अवधि 3 से 8 दिन और 28 दिन का ये चक्र होता है। 2 जीवाणुओं जनित संक्रामक रोग लिखना है, तो गोनेरिया और सिफिलिस, ये दोनों जीवाणु जनित रोग है। गर्भ निरोधन की 2 युक्तियां लिखनी है, तो ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी, अंडवाहिनी को बांधकर, कॉपर टी लगवाकर, रासायनिक गोलियों का प्रयोग करके। अगला प्रश्न देखो, इससे पूर्व वाले प्रश्न मैंने पिछले पेपर में कराए, वो ज्यादा सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी आ सकता है। चित्र आपको एक दिख रहा है, ऐसा प्रश्न मैंने पीछे भी कराया है। संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, एक वाले में धारा ज्ञात करनी है, बी सी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। तो कुल प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे, ये दोनों पार्श्व में, ये दोनों पार्श्व में, इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 + 1/6, 6, 1 + 1 बराबर 2/6, उल्टा करेंगे 6/2 बराबर 3, तो ये 3 हो जाएगा। ये 1 है ही, और ये हो गया 3, ये 1। अब आगे चलो इसको सरल करें, 1/3 + 1/6, परीक्षा में पूरा विधिवत करना है। 6, 3 दूनी 6, 1, 3/6 उल्टा करेंगे 6/3 बराबर 2, ये हो गया 2। अब ये श्रेणी हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा ये 1 + 3 + 2, कितना हो जाएगा 6 ओम, इसका उत्तर हो जाएगा। अब एक वाले पर धारा पूछी है, इस पर इसमें पूरे में जो धारा जा रही वही है, और ये मान लो 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा धारा I बराबर V/R, V हो गया 12 और R कितना आया ये 6, तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 एम्पियर जा रही धारा, इसमें भी 2 एम्पियर जाएगी धारा, इसमें भी 2 एम्पियर होगी सब में। ठीक है ना, वोल्टेज सब पर अलग हो जाएगा। बिंदु बी सी पर, इस पर विभवांतर ज्ञात करना है, तो V = होता है IR, तो I तो 2 है ही, और R ये आया अभी 3, तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। समझ में आ गया ना। आगे चलो, ये नहीं आ रहा तो देखो इसके बाद वाला प्रश्न, इसके बाद वाला प्रश्न देखिए। ये देखिए, ये नहीं आया तो ये करें, ये भी मैंने करवाया था। ये देखो 3 और 3 जो ऊपर वाला है ये श्रेणी में है, मैंने बताया था पिछले पेपर में समझाया हुआ पूरा। ये 3 3 कितने हो जाएंगे 6, और ये 6 से पार्श्व हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 3 6, और अब ये 1/6 + 1/6, तो हो जाएगा 2/6, उल्टा करेंगे 6/2 बराबर 3, मतलब ये हो गया 3 और ये 9, ये 3 और ये 9, तो R बराबर क्या हो जाएगा 3 + 9 बराबर
12 ओम और 12 वोल्ट लगे हुए हैं। तो पहला है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 12 ओम। 6 वाले पर धारा, इस 6 वाले पर धारा पूछी है, तो या 3 वाले पर पहले धारा ज्ञात करेंगे, उसकी आधी हो जाएगी। तो 3 वाले पर धारा कितनी जा रही है, आई बराबर क्या होता है V बटा आर। अब इस पर V कितना वोल्ट है और V कितना है, V आप ज्ञात कर लो ये। अच्छा धारा इसमें जो जा रही है I बराबर कुल धारा ज्ञात करो पहले V बटा आर, तो V बटा V 12 है और इस पूरे का R कितना आया है, पूरे का R 12 आया है, तो कितना 1 एम्पियर। अब इसमें धारा 1 एम्पियर जा रही, देखो इस दो बिंदुओं के बीच में कितनी जा रही है 1 एम्पियर। तो यहाँ आधी आधी हो गई, 6 इधर 6 इधर, क्योंकि इनके बीच में वोल्टेज ज्ञात करो, इसके बीच में वोल्ट आएगा V बराबर आई आर। तो I है वो 1 और R है वो 3 है, मतलब 3 वोल्ट है। यहाँ 3 वोल्ट है इस दोनों के बीच में, 3 वोल्ट आ गया। अब आप धारा ज्ञात कर सकते हो, तो I बराबर हो जाएगा V बटा आर, तो 3 बटा 6 बराबर 0.5 एम्पियर। इसका उत्तर इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे करने 0.5 एम्पियर धारा आएगी, 0.5 एम्पियर। 9 वाले पर विभवांतर ये 9, तो V बराबर होता है आई आर। आई आपको ध्यान है 1 और R कितना है ये 9, तो कितना हो जाएगा 9 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब भाग द शुरू हो गया। भाग द भाग को देखिए, भाग द को देखिए। द भाग का प्रश्न क्या कह रहा है, पहला गंधीय सूचक का एक उदाहरण लिखिए। आप गंधीय सूचक में प्याज का रस, लौंग का तेल, वेनिला, कोई भी एक उदाहरण लिखे। लौंग का तेल या वेनिला, कोई भी एक। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यौगिक A बनता है। चूने का पानी क्या होता है, CaCO3। नहीं, चूने का पानी पूछा है ना, हाँ बिल्कुल सही है, CaOH का होल ट्वाइस, वो चूने का पानी है, बुझा हुआ चूना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आप पहले पार्ट में भी पढ़ा, दूसरे पार्ट में भी पढ़ा, तो बनेगा क्या, अभी मैंने जो लिखा था वही, CaCO3 प्लस H2O बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। देखो पूछ क्या रहा, पहले A बनता है, A का श्वेत अवक्षेप ये A है, यहां A बराबर क्या हो जाएगा CaCO3। बात समझ में आ रही है। यदि इसमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इसमें CaCO3 और ये बना हुआ है H2O, ये वापस लिखेंगे, और इसमें और CO2 डालते जाएं, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, HCO3 का होल ट्वाइस। क्यों, कैल्शियम की संयोजकता 2 है, कॉस्टिक लग के पीछे 2 लग जाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट B बनता है जो विलयशील है, तो B बराबर हो जाएगा HCO3 का होल ट्वाइस। ये 2 समीकरण आपको ध्यान है कि दूसरे चैप्टर में आए हुए, तो ये लिखने, समीकरण भी लिखो, ये समीकरण लिखना है दोनों, और ये 2 नाम लिखना है। ये नहीं आ रहा तो ये करो, ये नहीं आ रहा तो शुद्ध जल की pH कितनी होती है भाई, 7 होती है, जल उदासीन होता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, क्रिया करता है यौगिक A बनता है, यौगिक बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। A को साधारण नमक कहता है, ठीक बात है, तो A क्या है, A क्या है, A ये है साधारण नमक NaCl। इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा, इसका जलीय विलयन ये हो गया, लो भाई NaCl, और ये जलीय विलयन और ये विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो आपने पढ़ा है क्या, क्या पढ़ा, ये क्लोर क्षार अभिक्रिया, अभी जो लिख रहा हूं कौन सी अभिक्रिया है, इस नाम से पूछी जा सकती है। तो क्षार मतलब NaOH, क्लोर मतलब क्लोरीन, और हाइड्रोजन गैस बनती है, ये दोनों बनती है कैथोड पर, और क्लोरीन बनती है एनोड पर। अब ये क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता, ठीक है। A का रासायनिक नाम, तो A का रासायनिक नाम है, इसका उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड। पहले समीकरण लिखे पूछे तो, तथा समीकरण, ये दोनों समीकरण लिखने हैं, और A का नाम हो जाएगा सोडियम
क्लोराइड। समझ में आ गया? सरल अभिक्रिया है। आगे चलो, आगे चलिए। विभाग चौथा पेपर भी देखना है अभी, थोड़ा जल्दी करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है। तो उत्सर्जन तंत्र का आपको चित्र ध्यान होना चाहिए। आपने सरल से पढ़ा है, बहुत सरल चित्र है उत्सर्जन तंत्र का, है ना। तो किडनी बनाई है, मूत्रा से मूत्र मार्ग, है ना, इस प्रकार से और नेफ्रॉन्स बनाइए, ये हो जाएगा वृक्क, मूत्र नली, मूत्रा से मूत्र मार्ग, वृक्कीय धमनी, शिरा, और सारा नाम लिख दें। उत्सर्जन पादपों में उत्सर्जन को समझाना है। तो पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं, लेकिन पादपों में जो उत्सर्जन होता है, पादपों में जो उत्सर्जन होता है वो पत्तियों, सूखी हुई पत्तियां होती है, उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ, जड़ों के द्वारा भूमि में कुछ पदार्थों का उत्सर्जन, और गोंद के रूप में, गोंद है, रेजिन है, जो द्वितीयक जाइलम से स्त्रावित होता है गोंद, ये पादपों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। नाम सुना हुआ है, वर्णन भी समझाया हुआ है, इसलिए ज्यादा बोलूंगा नहीं, इतना टाइम नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली दो घटनाएं बहुत सरल सी मैंने समझाई हुई है 5 बार। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण पहले तो CO2 H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ठीक है। ठीक है, ये समीकरण लिख दिया। अब पहला पॉइंट, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के द्वारा सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना, एक भाग। दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होना, जिसमें जल का अपघटन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होना, ऑक्सीजन निकल गई। तीसरा कह रहा है जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। बिल्कुल सरल है। ये नहीं है तो ये करो। मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाओ। पाचन तंत्र का चित्र हम कई बार समझा चुके हैं, बार बार अब समझाने से तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक आउटलाइन थोड़ी सी बना देते हैं। ये हो जाएगा। और यहां पर पैनक्रियाज हो गया, यहां पर ये क्या हो गया भाई, यकृत हो गया, ठीक है। और बस बस बना दो आप, ये तो अब ये मुंह से हो जाएगी। ये आउटलाइन बाद में, ठीक है। और सारे नाम लिख दो। चेहरा नहीं बने तो कोई बात नहीं। ये खली का फोटो है। तो मुख हो जाएगा ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, शुद्रात्र, वृदात्र, अग्नाशय, यकृत, प्लिया, पित्ताशय, ग्रहणी, ये मलाशय, गुदाद्वार, अपेंडिक्स, सारे नाम लिखे आप इसके बारे में लिखे। मानव की पाचन क्रिया में एंजाइम की भूमिका। एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं।
जो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल घुलनशील, जल में घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, जटिल खाद्य पदार्थों का अपघटन करके उनको सरल करते हैं। उदाहरण लिखे हैं एक दो। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, वो एमिलेज की सहायता से माल्टोज में बदलेगा। माल्टोज है, वो माल्टेज की सहायता से ग्लूकोज में बदलेगा। या वसा को लिख दें, पाइसीकृत वसा है, लाइपेज के द्वारा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में 2-3 उदाहरण बताए और इसके बारे में बताए। पादपों में भोजन का और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है भाई? फ्लोएम के द्वारा। वर्णन लिखेंगे आप, पत्तियों द्वारा बना भोजन फ्लोएम के द्वारा एटीपी की सहायता से ऊपरगामी, ऊपर की ओर भी, ऊर्ध्व की ओर और अधोगामी जड़ों की ओर, यानी दोनों तरफ इनका परिवहन होता है। जबकि जल जो है वो सिर्फ ऊपर की ओर ही प्रवाहित होता है, और जल होता है वो ज से जाइलम और फ फूड यानी फ्लोएम के द्वारा। तो इसके बारे में लिखे, ये आए तो ये लिखे, ये नहीं आया तो फिर अगला प्रश्न देखिए, लास्ट 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई? 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये दर्पण हो गया समतल, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। चित्र जरूर बनाए, नियम लिखने। पहला नियम यहां पर ये रहा। नियम क्या कह रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है? कोण I इजिकल टू कोण R। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। गोलीय दर्पण के लिए, परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये भी हमने कई बार चित्र समझा दिया, फिर भी एक बार और बना देते हैं। चलो चिन्ह परिपाटी को भी समझ लेते हैं। चिन्ह परिपाटी जो है वो सूत्रों को और आंकिक प्रश्नों को करने में बहुत ही उपयोगी है। चिन्ह परिपाटी जो है वो क्या हुआ रे? है? हाँ वो मुझे ध्यान है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये दर्पण बना दिया, ये मुख्य अक्ष बना दी, एक्स अक्ष माना जाता है इसको, एक्स एक्स डैश। ये इसका पी बिंदु हो गया। ये कौन साइड है? ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है। बिंब को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। बाईं ओर से बिंब प्रकाश क्या होता है? आपतित होता है दर्पण पर। बाईं ओर की सभी मुख्य अक्ष के समांतर की दूरियां होती हैं वो सब माइनस होगी। क्या होगी भाई? माइनस। और दाईं ओर की सभी दूरियां इधर प्लस। बिंब की दूरी हमेशा माइनस रहती है, बिंब इधर रखेंगे बाईं ओर, ये माइनस। ऊपर की ओर ये दाईं ओर प्लस। ऊपर की ओर हमेशा प्लस, नीचे की ओर माइनस। ये बातें लिखनी है। बातें पूछी नहीं है इसने, चित्र पूछा तो चित्र पूरा और ढंग से बनाया थोड़ा। ये मैंने रफली थोड़ा समझा दिया है। तो आप लिखेंगे ये मुख्य अक्ष जो है इसका नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का एक्स अक्ष है। इसके अनुदिश बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक। बिंब को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। सारी दूरियां बिंदु P से मापी जाती हैं। P को मूल बिंदु माना जाता है। कुछ बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, 16 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण है ये वाला। फोकस दूरी इधर होगी 16 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, ये 16 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी आपको ध्यान है, F बराबर क्या होता है? R/2। 16/2 बराबर कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या 16, फोकस दूरी 8। अगला प्रश्न देखो, ये नहीं आया तो ये करो, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कह रहा है?
ये प्रश्न कह रहा है कि लेंस के आवर्धन की परिभाषा लिखिए लेंस के लिए। तो आपको ध्यान है आवर्धन क्षमता का सूत्र है एच डैश बट्टा एच, और लेंस में उधर माइनस है तो इधर प्लस वी बट्टा यू। किसी लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश तथा बिंब की ऊंचाई एस के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। बिल्कुल सूत्र से परिभाषा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर है, तो कांच में और जल में चाल ज्ञात करनी है। तो देखो अगर हम कांच में चाल ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारे पास न्यू बराबर वायु में वेग बट्टा कांच में वेग या चाल, यूं कर देंगे। इधर ये न्यू दिया हुआ है कांच का 3/2, तो ये 3/2, ये वायु में वेग दिया हुआ 3 × 10⁸ कांच में आपको ज्ञात करना है, मतलब ये VA/VG भी लिख सकते हैं आप। कांच उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा VG कांच में 3 × 10⁸, पक्षांतर में नीचे आएगा 3, ऊपर 2 चला जाएगा, 3/2 में ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, तो VG कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति। अब दूसरा पूछा है कौन सा, जल में। जल में पूछा है तो सेम क्या, न्यू इजिकल टू एयर में वेग बट्टा वाटर में वेग। वाटर में ज्ञात करना VW बराबर VA बट्टा न्यू। VA कितना है 3 × 10⁸, और न्यू कितना दिया हुआ अब की बार यहाँ 4/3, 4 नीचे 3 ऊपर, तो VW बराबर 3 को 3 से गुणा करें 9 × 10⁸/4, 4 का भाग देंगे इसमें, 4 दूनी 8, पॉइंट 1 लगा 0, 108, फिर 2 0, और 4 पंजा 20 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 2 × 2 5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा जो है वो पूरा जो है तीसरा पेपर पूरा हो गया। चौथा अभी मैं 2 मिनट जाके आ रहा हूं फिर। हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना है? हाँ, अमिताभ बच्चन के हिंदी के बहुत बड़े कवि थे, और हमारे समय में अभी भी किताबों में उनकी कविताएं खूब आती है। उन्होंने एक कविता में कहा है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अगर आप कमजोर हैं, पीछे रह गए, असफलता मिली है, तो आपके लिए वो एक चुनौती है। आप ऐसे नहीं सोचे कि ऐसा करता था ऐसा हो जाता, किया क्यों नहीं, किसने मना किया, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी है, क्यों नहीं याद हो रहा है, प्रयास करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। अब कब नींद त्याग रहे हो, नींद दे रहा तो पैकड़ बुलाओ। हाँ, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। सोच रहे हैं क्या है, नहीं पढ़ेंगे तो देशावर जाओ, ओटे ओटे दुकान पर ही को दी है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और यदि आप कोशिश करोगे तो हार नहीं होगी। प्रयास ही नहीं करोगे तो हार तो पहले ही तैयार है। अब हम इसके बाद चौथा पेपर में 2 मिनट में वापस आ रहा हूं, फिर शुरू करूंगा। जय करनी।